जय हिंद साथियों, मैं हर्षवर्धन रायकवार जन चेतना मंच अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आज मेरे साथ मौजूद है आशीष मिश्रा जी, जो भी बहुत शुरू समय से हमारे जन चेतना अभियान से जुड़े हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और इस बार इस देश के युवाओं ने बीजेपी सरकार को ठीक वही दिया है जिस चीज की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, और वो चीज है एक रियलिटी चेक। एक तरफ तो सेंट्रल हॉल के भाषणों में प्रधानमंत्री जी इस देश के अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वहीं 2 साल पहले उन्होंने खुलेआम इस देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को गला घोटा था। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं अग्निवीर योजना की। यही कारण है कि आज हम आपके सामने आए हैं अग्निवीर के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि अब इस देश के युवाओं ने जो उन्हें एक करारा झटका दिया है, इसके बाद एक बहुत अच्छा समय है हमारे पास, हमारे युवा साथियों के पास, हमारे डिफेंस के पास, कि वापस अग्निवीर योजना पे एक बार फिर चर्चा हो, एक बार फिर विचार विमर्श हो और इस योजना को हम कैसे आगे लागू कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करें। तो अगर हम अब देखें तो चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बहुत जगह चर्चाएं हैं कि इस अग्निवीर योजना पर फिर से चर्चा हो। दूसरी तरफ अगर हम देश विदेश की बात करें तो हर तरफ आप देखेंगे, चाहे रशिया यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, या फिर चीन जो बार बार हमारे पास घुसपैठियां करने आ जाता है वो हो, तो अब बहुत ज्यादा जरूरत है हमें अपने डिफेंस के बारे में सोचने की। और ऐसे समय में क्या जरूरत थी 2 साल पहले अग्निवीर योजना को लागू करने की। चुनाव के बाद बहुत जगह चर्चाएं हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि हो सकता है इस बार नीतीश जी, जिनके बिना सरकार नहीं बन सकती, हो सकता है वो डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट मांगे। बहुत सारे जेडीयू मिनिस्टर्स ने ये बात कही है कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए। तो अग्निवीर पर क्या होगा ये बहुत ही रोमांचक होगा देखने के लिए। हम जन चेतना मंच की ओर से, जैसा कि हमारा आपसे हमेशा वादा रहा है, युवा की आवाज सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। तो एक बार समझते हैं आशीष जी के साथ कि क्या है अग्निवीर योजना। नमस्कार हर्ष जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो अग्निवीर योजना अभी से 2 साल पहले लाई गई थी, और जिसमें जो सिर्फ आर्मी की रेगुलर भर्ती होती थी उसे रोक दिया गया था, और एक नई स्कीम अग्निपथ स्कीम के नाम से बोला गया, जिसमें जो रिक्रूट आएंगे उन्हें अग्निवीर बोला जाएगा, वो सैनिक नहीं बोले जाएंगे। ऐसे करके एक नया टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट लाया गया, जिसके लिए एक नया पे स्केल लाया गया, जिससे एक सैनिक से काफी कम सैलरी मिलेगी और उनकी सैलरी चालू होगी 30,000 रुपए से, जिसमें 21,000 रुपए उनके हाथ में आएंगे और 9,000 रुपए एक भविष्य सेवा निधि में जमा होंगे। और जो 4 साल बाद ये जवान जो अग्निवीर आएंगे, उनमें से 4 में से 1 आगे सेवा में जाएगा और बाकी 3 लोग सेवा निवृत्त हो जाएंगे 4 साल बाद जी। और उसमें उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, और एक सेवरेंस पैकेज सेवा निधि करीब 11 से 12 लाख रुपए का कुछ रकम है, वो मिलेगा 1 टाइम। इसमें कुछ और भी प्रावधान है, जैसे कि जो बहुत ही अजीब है कि शहीद की पेंशन के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है, शहीद की पेंशन भी काट दी गई। और बाकी कुछ अलग रूल्स भी नोटिफाई किए गए हैं, जिसमें इवन मैरिज 4 साल अग्निवीर शादी नहीं कर सकते। तो ये योजना की कुछ मुख्य चीजें हैं। क्या सरकार ने बताया था क्यों इस योजना को लेके आए, तो सरकार ने मुख्य कारण बताए थे कि जो एक तो पेंशन और वेज बिल बहुत ज्यादा हो रहा है, जो 6.21 लाख करोड़ का हमारा टोटल बजट है, उसमें से 1.4 लाख करोड़ पेंशन पे जाता है, डिफेंस का बजट, डिफेंस के पेंशन पे जाता है। तो ये सरकार को एक बड़ा कंसर्न लगता है, जिसके कारण उन्हें ये शॉर्ट सर्विस टूर ऑफ ड्यूटी टाइप की एक चीज इंट्रोड्यूस की गई, और दूसरा कि आर्मी का यंग प्रोफाइल होगा। ये 2 चीजें बोल के इंट्रोड्यूस किया, लेकिन
पहले ही दिन भर्ती बंद की गई, 2 साल भर्ती बंद की गई। जो लोग बीच में थे उन्हें रोक दिया गया। कईयों की प्रोसेस चल रही थी, कई युवा की जो भर्ती दे चुके थे, सक्सेस क्वालिफाई हो चुके थे, वो लोग बीच में अटक गए। 2 साल कोई भर्ती नहीं हुई और उसके बाद जब अग्निवीर की भर्तियां भी निकली तो वो पहले की तुलना में कम निकली। तो पूरा इसके साथ पूरा उद्देश्य क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है। हम और आप केवल अंदाज ही लगा सकते हैं। जी, जहाँ तक युवाओं की बात अगर हम करें तो जो भारतीय सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, वहां पर जो हमारे युवा साथी उसकी तैयारी करते हैं। मैं भी अपने क्षेत्र में उस समय जब अग्निवीर का जब अनाउंसमेंट हुआ था अपने क्षेत्र में, मैंने बहुत सारे युवा साथियों से बात की। बहुत से युवा साथी ऐसे थे जो बचपन से एक आस लगाए बैठे थे। कोई 7 साल से तैयारी करता, 19 साल के नौजवान, आप सोच सकते हैं 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, मतलब 12 साल की उम्र से उस नौजवान ने ये सोचा था, ये ठाना था कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती होऊंगा। और 7 साल से वो लगातार रोज सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर अपनी प्रिपरेशन करता था। और ऐसे करोड़ों युवा थे। और अचानक एकाएक बिना किसी विचार विमर्श के, बिना किसी हेड्सअप के, एकाएक, जैसा कि 2019 बीजेपी सरकार की आदत रही है हमेशा से एकदम नागरिकों पे बम फोड़ने की, वैसे ही अग्निवीर योजना का लॉन्च हुआ। तो ऐसे में ऐसे करोड़ों युवा, उनके सपनों का जो गला घोटा बीजेपी सरकार ने, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा धक्का उन्हें 2024 के नतीजों में मिला है। अग्निवीर का जो तीर है वो सरकार के दिल पे लगा है और उन सरकार के दोनों बाजू इस बार कट गए हैं। एक तरफ तो आए हैं नीतीश जी और एक तरफ आए हैं चंद्रबाबू नायडू जी। हमारी अपेक्षा है कि इस बार सरकार जो उन्होंने गलतियां की पिछले बार अग्निवीर योजना को लेकर, उस पर वापस से उसमें ऐसा रवैया दिखाएगी कि माफी मांगेगी लोगों से और ये अग्निवीर की योजना वापस लेगी। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ 2024 की सरकार से। और जो जैसा कि आप कह रहे थे कि अग्निवीर योजना के जो कई सेलिएंट फीचर्स हैं, पहला जो है वो है किल्ड इन एक्शन। जो जवान हमारा होगा यूनिफॉर्म में, अगर कोई जवान अपनी जान गंवाता है, जो कि देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस है किसी भी एक इंडियन आर्मी के नौजवान के लिए, वैसे नौजवान को पेंशन नहीं मिलेगी। इससे बड़ा पॉलिसी फ्लॉ मिश्रा जी क्या हो सकता है मैं नहीं समझ सकता। अगर हमारे देश के एमएलए, एमपी, सारे ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, सबको अगर पेंशन मिलती है जो कि इस देश को अपनी अपनी कैपेसिटी में सर्व करते हैं, तो वो नौजवान जिसने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है देश के लिए, जिसने अपनी जान गंवाई है यूनिफॉर्म में इस देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, उस नौजवान का आप पेंशन काटेंगे? ये कैसी सरकार है? ये कैसी पॉलिसी है? आप बताएं इस बारे में। मुझे पहले तो जरूरत समझ नहीं आती है। कारगिल युद्ध में जो भारत ने लास्ट युद्ध लड़ा, उसमें जो ऑफिशियल नंबर है शहीदों का वो है 527 जी। और ये एक युद्ध का नंबर है। तो क्या भारत सरकार अब 500 शहीदों को पेंशन नहीं दे सकती है? क्या ये सवाल है? क्या ये सालाना इतना बड़ा खर्चा है जो सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती है? मतलब ये किसने लिखा है ये कानून? कानून लिखने वाले को समझ नहीं आता क्या मतलब ये लिखा भी कैसे जा सकता है कि एक शहीद की पेंशन हटा दी गई। बिल्कुल, ये लिखते वक्त किसी को गलत नहीं लगा गया। तो मैं तो सवाल उठाऊंगा राजनाथ जी की पॉलिटिकल समझ पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिकल समझ पे कि ऐसा कानून उनके टाइम में कैसे आया और अभी भी समय उसे सुधार करें। और ऐसे जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, और भी बहुत फनी रूल्स हैं, जैसे कि मैरिज वाला जो मैंने बताया आपको, कुछ चीज़ें हैं जो एक आम अग्निवीर में और एक आम सैनिक में बहुत अंतर लागू थी। जैसे कि 30 दिन इन लोगों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिल सकती है। जी, बहुत बड़ा। जबकि एक आम सैनिक को 90 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो काफ़ी अंतर आ गया है। सैलरी भी कम मिल रही है, पेंशन मिलेगी नहीं, तो किसके लिए जाएगा? तो ये कुछ समस्याएं हैं। और गांव में जहां से सबसे ज्यादा सेना में लोग भर्ती होते हैं, वहां पे एक, अगर आपका सेना में
भर्ती हो जाए तो एक अलग इज्जत मिलती है आपके परिवार को, आपको खुद को, और बहुत से ऐसे सैनिकों के लिए रिश्ते भी आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भारतीय सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। उनका एक अलग रुतबा है, एक अलग इज्जत है, यूनिफॉर्म की एक इज्जत है हमारे देश में, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन अब अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो ये अग्निवीर स्कीम के बाद जो उस यूनिफॉर्म की जो इज्जत है, या वो जो एक रुतबा है सेना में भर्ती होने का, और कैंडिडेट्स का जो प्रेफरेंस है, वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है। अब पहले तो पहला प्रेफरेंस हमेशा सेना हुआ करती थी, लेकिन अग्निवीर स्कीम के बाद पहला प्रेफरेंस अब पुलिस हो गया है नौजवानों का। पुलिस के बाद सीआरपीएफ या बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो उनकी सर्विसेज है वो ऊपर आ गई है, और कहीं ना कहीं जो आर्म फोर्सेस है उनका उनका प्रेफरेंस एक तरह से पहले से खिसक कर दूसरे या तीसरे स्थान पर आ गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी रक्षा को लेकर। आज जब पूरे विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस समय क्या जरूरत थी सरकार को सेना में भर्ती की स्कीम को इतना ज्यादा कम करने की। दूसरा, जो इन अग्निवीरों को ये भी रूल समझ में नहीं आया कि इनको शादी, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, 21 साल की उम्र के बाद हर एक नागरिक का फंडामेंटल राइट है कि वो शादी कर सकता है, लेकिन इन्हें इस फंडामेंटल राइट से वंचित रखने का क्या कारण हो सकता है सरकार का, कि शादी क्यों नहीं करने दे रहे अग्निवीरों को? तो हर्ष जी, 17.5 साल से 21 साल की उम्र में कोई अग्निवीर भर्ती हो सकता है। जी बिल्कुल। अब एक अग्निवीर 21 साल में भर्ती हुआ तो 4 साल 25 साल का हो गया। आप बोल रहे 25 साल में शादी नहीं कर सकता है, और उसके बाद 4 में से 3 वापस आएंगे जी। तो 25 साल की उम्र में 75% चांस है कि वो रिटायरमेंट होके और आ जाएगा उसका। तो कौन बेटी देगा उसको? बिल्कुल। तो ये एक समस्या है, ये एक सामाजिक समस्या है और असली समस्या है, और इस चीज का प्रभाव भी पड़ा है। जैसा आप बता रहे थे कि सेवा में प्रेफरेंस वर्दी पहनने वाले युवा के लिए, जिसका सपना होता है एक वर्दी पहनना, उसके लिए आर्मी का प्रेफरेंस निश्चित तौर पे थोड़ा नीचे आया। बिल्कुल कैसे? और एक और जो बात सामने आई है युवाओं से बात करने के दौरान, वो ये भी कि हर 100 में से 75 अग्निवीर तो सेना से 4 साल बाद बाहर कर दिए जाएंगे, जो कि एक बड़ा नंबर है। हर 100 में से 75 मतलब 3/4। तो ये जो नौजवान है, ये कौन नौजवान है जिन्होंने बचपन से सपना देखा था अपने देश की सेवा करने का, अपने देश पे मर मिटने का। वैसे 3/4 लोगों का आप मोराल डाउन कर दे रहे हैं कि वो 21 साल से 25 साल की उम्र में जब निकल कर आएंगे, एकदम नई दुनिया है उनके सामने। 4 साल जो उन्हें अपने जो ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर्स है, जब किसी का कैरेक्टर बनता है, जो कोई युवा एक अपनी स्किल लर्न करता है किसी भी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में लीजिए, मेडिकल में लीजिए, लॉ में लीजिए, वो जो 4 साल है 17 से 21, वो वर्ष है आशीष जी, जब वो युवा अपना प्रोफेशन ठीक से सीखता है और उस पर ट्रेनिंग लेता है, ट्रेन होता है, जिसका फायदा उसे फिर जीवन भर मिलता है। लेकिन अग्निवीर ने अपने 4 ट्रांसफॉर्मेशनल ईयर्स सेना की सेवा में लगाए, देश की सेवा में लगाए, और फिर उन 100 में से 75 बाहर फेंक दिए गए। तो वो 3/4 जो हमारे युवा है उनके मोराल पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी मुख्य चीज जो चेंज हुई है, पहले भी एक DRS स्कीम होती थी, 15 साल बाद जवान पेंशन पे जा सकता था और लोग सेवानिवृत्ति ले सकते थे। लेकिन अभी जो मुख्य चीज चेंज हुई है 4 साल। उस 4 साल से क्या एक और अंतर आता है, ट्रेनिंग पीरियड छोटे हो गए। जी बिल्कुल। ट्रेनिंग पीरियड छोटे हो गए। अब वो जब आपने जो मुद्दा उठाया कि 4 साल बाद लो मोराल लेके लौटेगा, तो सरकार ने इस बारे में बोला था कि वो 4 साल बाद डिसिप्लिन लोग आएंगे सोसाइटी में, जो कंट्रीब्यूट करेंगे, स्किल्ड होंगे। और जनरल्स, जो आर्मी के जनरल्स हैं, वो इस बात पे बोल रहे हैं कि 4 साल एक सैनिक बनाने के लिए काफी नहीं है, उसका बाकी करेक्टर और कमिंग बैक टू सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करना तो एक अलग बात है, वो पहले सोल्जर बनाने के लिए काफी नहीं। क्योंकि आपने एक सोल्जर बनाने की भी जो ट्रेनिंग है वो भी छोटी कर दी, सब कुछ छोटा कर दिया। और 21 साल से 25 साल की उम्र बहुत युवा अवस्था होती है। उस वक्त एक आदमी को इतना बड़ा झटका लगना कि वो एक आर्मी का पार्ट था, 14 लाख 15 लाख जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, और वो अब सेवानिवृत्त होके आ गया।
तो उसके गांव में उसकी क्या इमेज होगी। तो इन सब बातों का अभी तक तो मतलब सोचा भी नहीं गया, क्योंकि लोग सेवानिवृत्त होके आए नहीं। लेकिन जिस दिन वो आएंगे उस दिन ये चैलेंज होने वाला है। तो 2 साल बाद हमें उसका इफेक्ट दिखेगा। तो ये भी एक मुद्दा है, कैसे गांव में एक जो सर्विसमैन है उसकी इज्जत में वर्सेस एक अग्निवीर की इज्जत में क्या अंतर होने वाला है, ये सब चीजें भी देखने वाली होंगी अगले 1 साल। इस देश के युवाओं के साथ अग्निवीर लॉन्च करके हमारी सरकार ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। अब अगर हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, हर एक सरकार जो बिल पेश करती है या कोई नया कानून लाती है तो उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हैं या वो देश के बेटरमेंट के लिए भी मोटिवेटेड हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें अग्निवीर योजना की सिर्फ, तो क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो बड़े कैबिनेट मंत्री है वो क्या सोचकर ये स्कीम लाए होंगे, क्या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इस स्कीम के हो सकते हैं। मैंने तो इस बारे में बहुत सोचा कि क्या फायदा इससे देश का होगा, क्योंकि जो पेंशन वाली बात, क्योंकि हम भी फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंस के मैटर समझते हैं, लेकिन जो पेंशन वाला भी जो रीजन सरकार ने दिया, वो पेंशन भी उसका इफेक्ट मिलेगा 20-25 साल बाद, जब पेंशन बिल कम होना शुरू होगा, जब ये अग्निवीर सैनिक बनेंगे और जब वो लोग सेवानिवृत्त होंगे तब उनका पेंशन बिल में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन आज की तारीख में जो 2022 में पेंशन बिल था और जो 2024 में से कोई खासा फर्क नहीं पड़ा होगा। तो क्या सोच रही है हमारी सरकार, क्या उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आपको लगता है हो सकते हैं होंगे? हर्ष जी, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि मोदी सरकार पिछले 10 साल उन लोगों ने कोई भी काम बिना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तो नहीं किया। तो अगर वो लोग ये लेके आए थे तो इसके पीछे निश्चित तौर पे कोई ना कोई बड़ा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जरूर था, जो एटलीस्ट हम लोग तो नहीं समझ पा रहे। हाँ, आप और हम जैसे छोटे लोग तो नहीं समझ पाएंगे। तो नहीं समझ पा रहे, और मुझे लगता है ज्यादातर जनता को समझ में नहीं आए, इसीलिए उन्हें इलेक्शन में उसका जवाब भी मिला है। लेकिन हो सकता है वो मकसद अभी भी जारी हो। दुनिया में युद्ध चल रहे हैं और क्या उद्देश्य है ऐसे सिनारियोज में एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड चीज में इतना बड़ा चेंज करना, आर्मी रिक्रूटमेंट, और वो भी एक साथ एयरफोर्स नेवी में भी करना। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या आर्मी को एकदम से इतने ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत आने वाली है? तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण मोदी जी को ये करना पड़ा? उन्हें भी समझ आता होगा अगर इसका पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ है, अगर इससे वोट कम मिले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को ये बात पता नहीं होगी कि इससे उनके वोट पे फर्क पड़ सकता है। तो अगर ऐसा जानने के बावजूद उन्होंने ऐसा कदम लिया तो कुछ ना कुछ उनका मकसद जरूर रहा होगा, और ये बात समझने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम भी जनता से, हमारे दर्शकों से, जो डिफेंस में सर्विस कर चुके हैं, जिनको डिफेंस की बहुत अच्छी समझ है, ऐसे लोगों से, सरकार के समर्थकों से भी ये सवाल पूछते हैं कि आपकी समझ में अगर कोई बड़े कारण आए हो कि क्यों अग्निवीर योजना सरकार ने लॉन्च की थी, क्या उसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आखिरी बात, एक बार मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी क्या रिकमेंडेशन है। जन चेतना अभियान जो है, जो हमने शुरू किया है, जिसका सबसे बड़ा काम है इस देश के युवा की आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाना, तो एक बहुत जरूरी बात अब हम भी करेंगे कि अग्निवीर योजना को लेकर अब नई सरकार बनी है, क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे मोदी जी। देखने लायक बात होगी कि रक्षा मंत्री कौन बनेंगे। अगर रक्षा मंत्री नीतीश बनते हैं तो उनसे हमारी क्या रिकमेंडेशन है, रक्षा मंत्री अगर राजनाथ सिंह जी ही रहते हैं तो उनसे हमारी क्या रिकमेंडेशन है। तो इस रिकमेंडेशन के बारे में आशीष जी कुछ बात करें। तो सबसे पहली चीज तो यही बोलूंगा कि इस बात पे ना सोचा जाए कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। बात होनी चाहिए देश के लिए सही क्या है, बिल्कुल भारतीय फौज के लिए सही क्या है, भारतीय सुरक्षा के लिए सही क्या है, वो करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि अग्निवीर स्कीम
भारत देश की सुरक्षा के लिए सही है, या भारतीय फौज के लिए सही है, या भारतीय सैनिक के लिए सही है। तो खारिज करना भी एक अच्छा स्टेप हो सकता है, इस स्कीम को सिरे से खारिज कर दें बिल्कुल। और नए तरीके से सोचें इस स्कीम के बारे में। और अगर मकसद खाली पेंशन का था, तो पेंशन से खाली इंडियन आर्मी नहीं जूझ रही है, पेंशन से हिमाचल सरकार भी जूझ रही है, पेंशन से केरला सरकार भी जूझ रही है, पेंशन से पंजाब सरकार भी जूझ रही है, और वो एक व्यापक समस्या है जिससे आज हमारा देश जूझ रहा है। तो मोदी जी को इसके बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि सेना ही सबसे इजी टारगेट है और उन्हीं का ही पेंशन सबसे पहले आपने चेंज कर दिया। आप अपने सेक्रेटरीज का भी चेंज कर सकते थे, अपने MP MLAs का भी चेंज कर सकते थे। और मोदी जी की तो इतनी ताकत है कि वो एक अपील करते हैं तो 8-9 करोड़ अपने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ देते हैं। तो वो क्या पता एक अपील करें तो बहुत सारे लोग बीजेपी सपोर्टर, मोदी सपोर्टर जो सरकार में है, क्या पता वो अपनी पेंशन भी फॉरगिव कर दें और फॉरगो कर दें। तो मोदी जी को ऐसी अपील करनी चाहिए, मोदी जी को इस पे एक जन आंदोलन बनाना चाहिए, मोदी जी को पहले इसकी जरूरत समझानी चाहिए और ड्यू कंसल्टेशन के साथ, सही स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन के साथ उसके बाद अगर कोई पॉलिसी लानी है तो दोबारा लाई जा सकती है, लेकिन अभी तो इससे खाली नुकसान ही हुआ है। अगर पेंशन बजट की भी बात करें तो जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे देश का डिफेंस का पेंशन बजट है वो है तकरीबन 1.4 लाख करोड़ रुपीस हर साल का। लेकिन अगर कोविड वाले साल में आप देखें तो एक आंकड़ा जो मुझे बहुत अजीब लगता है कि कोविड वाले वर्ष में जो गौतम अडानी जी की नेटवर्थ है वो बढ़ी थी 2 लाख करोड़ रुपए से। तो इतना तो मोदी जी बिजनेसमैन को हमारे खैरात में ही बांट देते हैं। तो हमारे जो नेशनल आर्मी है, इंडियन आर्मी है, जो कि मोदी जी को पता है कि बहुत लॉयल है सरकार के लिए, आज तक आजादी के बाद इतने साल हो गए, इंडियन आर्मी से ज्यादा और कोई लॉयल आर्मी इस दुनिया में ना तो है ना तो होगी। तो ऐसी आर्मी के साथ मोदी जी को पता है कि वो उनकी पॉलिसीज के बारे में सवाल नहीं उठाएंगी, तो उनके साथ ही अत्याचार किया है हमारी सरकार ने। इसके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, इसके फाइनेंशियल गोल्स भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस देश के युवा को अग्निवीर योजना बिल्कुल पसंद नहीं आई, उनके सपनों का गला घोटा गया। और अब जो क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी को इस बार नहीं मिली है, तो इतिहास गवाह है कि जब जब इस देश के युवा के साथ अत्याचार हुआ है तो इस देश के युवा ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करके अपने हक को छीना है। और इस बार जो क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली है भाजपा सरकार को, तो उस आंदोलन की जमीन कहीं ना कहीं तैयार हो गई। इसी के साथ हम वापस अग्निवीर योजना के बारे में और भी देश से जुड़े हुए बड़े मुद्दों के बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। आगे के हमारे मुद्दों के बारे में सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए, जनचेतना मंच से जुड़े रहिए, हर्ष और आशीष से जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों। अग्निवीर योजना के अलावा इस देश के जो बड़े मुद्दे हैं, जो इस देश के युवा, किसान, गरीब, मजदूर का शोषण कर रहे हैं, ऐसे मुद्दों पर चर्चा के लिए हम वापस आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।